20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के कस्बे ब्रानो में दुनिया के सबसे खतरनाक डिक्टेटर का जन्म हुआ, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा गया। एडोल्फ हिटलर के वालिद अलाइस हिटलर के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो नाजायज औलाद थे और उनके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था। हिटलर के एक साथी हैंस फ्रैंक ने हिटलर की मौत के बाद ये इंकिशाफ किया था कि हिटलर की जर्मन दादी किसी यहूदी घराने में मुलाजिमा थी। इस यहूदी घराने के एक 19 साला नौजवान लड़के ल्यूपोल्ड से उनका नाजायज ताल्लुक बन गया और इसके नतीजे में एलाइस हिटलर पैदा हुए। फिर एलाइस हिटलर के घर में एडोल्फ हिटलर ने जन्म लिया। इस तरह एडोल्फ हिटलर का शजराए नस्ब जर्मनों से नहीं बल्कि यहूदियों से जा मिलता है। लेकिन हिटलर के वालिद और फिर हिटलर भी खुद को जर्मन ही कहते थे। शायद ये यहूदी घराने से ताल्लुक वाली कहानी हिटलर को भी मालूम न थी, इसलिए उन्हें यहूदियों से सख्त नफरत हो गई थी। यानी हिटलर की यहूदियों से नफरत में जाती दुश्मन का अंसर भी शामिल था। एडोल्फ हिटलर पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुए, लेकिन वो जर्मनी को ही अपना असल वतन समझते थे। इसकी वजह यह थी कि जर्मन नस्ल के लोग यूरोप के कई मुल्कों में बिखरे हुए थे। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस के कई इलाकों में जर्मन नस्ल के लोग आबाद थे। इस जमाने में जर्मनी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसमें पोलैंड समेत यूरोप के बहुत से इलाके शामिल थे। ऑस्ट्रिया, जहां हिटलर ने जन्म लिया था, वो भी ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से एक ताकतवर सल्तनत था। हिटलर ने नौजवानी में पेंटर बनने की कोशिश की। वो अपने कस्बे को छोड़कर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना चले गए। वहां वो छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाकर और उन्हें बेचकर गुजर बसर करते थे। इस दौरान उन्होंने गुजर औकात के लिए अखबारात भी बेचे। उन्होंने वियना में ओपेरा हाउसेस में जाना शुरू कर दिया। ओपेरा में उन्होंने फनकारों को शायरी के अंदाज में डायलॉग्स बोलते हुए देखा और इन फनकारों की नकल करना शुरू कर दी। इसी नकाली से उन्होंने तकरीर करने का फन सीखा। हिटलर अपनी तकरीरों के दौरान हाथों और सर को जिस तरह हरकत देते थे, ये सब कुछ उन्होंने वियना में सीखा था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। हिटलर के वतन जर्मनी को मगरबी महाज पर फ्रांस से और मशरकी महाज पर रूसियों से लड़ना पड़ रहा था। हिटलर जर्मनी चले गए और जर्मन फौज में भर्ती हो गए, लेकिन उन्हें फौज में बहुत छोटा कारपोरल का ओहदा मिला। उन्हें लड़ने से ज्यादा मोर्चों के दरमियान पैगाम रसानी का काम दिया गया। वो एक मोर्चे से कमांडर का पैगाम लेकर दौड़ते हुए दूसरे मोर्चे में जाते थे। इसी दौरान वो कई बार मरते मरते भी बचे। 28 सितंबर 1918 के रोज फ्रांस के महाज पर वो पैगाम ले जाते हुए एक बरतानवी सिपाही टी हेनरी के निशाने पर आ गए। टी हेनरी बहुत माहिर निशानेबाज था। उसने बहुत से जर्मन फौजियों को हलाक किया था, लेकिन हिटलर गैर मुसल्लह था। टी हेनरी ने उन्हें बेजरर समझकर जाने, यूं हिटलर जिंदा बच गया। बरसों बाद हिटलर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें टी हेनरी को लड़ते हुए दिखाया गया था। हिटलर ने उस पेंटिंग को देखकर कहा, मैं भी इस सिपाही के हाथों मरते मरते बचा था। लेकिन कुछ तारीखदान ये भी कहते हैं कि हिटलर ने यह झूठ बोला था। वो कभी टी हेनरी के निशाने पर नहीं आए। पहली जंग अजीम के दौरान जर्मनी के दुश्मन इत्तेहादी ताकतें जहरीली गैस का इस्तेमाल कर रही थी। हिटलर और उनके साथियों को गैस मास्क दिए गए, लेकिन गैस मास्क हिटलर के चेहरे पर फिट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनकी मूंछें लंबी थी। हिटलर के कमांडर ने उन्हें मूंछें छोटी करवाने का हुक्म दिया। हिटलर ने मूंछें छोटी करके चार्ली चैपलिन जैसे स्टाइल में कटवा ली। फिर जंग की यादगार के तौर पर हिटलर ने ये मूंछें मरते दम तक कायम रखी। लेकिन गैस मास्क के बावजूद हिटलर एक गैस हमले से मुतासिर हो गए। वो आर्जी तौर पर अंधे हो गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान जर्मनी को शिकस्त हो गई। जर्मनी की शिकस्त के साथ ही जर्मन सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इत्तेहादी ताकतों बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस ने जर्मनी के टुकड़े करके आपस में बांट लिए। पोलैंड भी इसके कब्जे से निकल गया। मशरकी अफ्रीका के कई मुल्क जिनमें जर्मनी का कब्जा था, वो भी इत्तेहादियों के कंट्रोल में चले गए। जर्मन बादशाह कैसर भी मुल्क से फरार हो गए और बादशाहत का भी खात्मा हो गया। जर्मनी को शिकस्त देने के बाद भी इत्तेहादियों के इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी। उन्होंने जर्मनी को हुक्म दिया कि जंग के दौरान इत्तेहादियों का जो मुआशी नुकसान हुआ है वो जर्मनी अपनी जेब से अदा करे। ये रकम 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर थी। इस रकम की अदायगी ने जर्मनी का दिवालिया निकाल दिया। जर्मनों के खून पसीने की कमाई इत्तेहादियों की तिजोरियों में जाने लगी। ऐसे में
ہٹلر نے اپنی قوم کو اس تباہی سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ ہٹلر نے کچھ اور جرمنوں کے ساتھ مل کر جرمن ورکرز پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ اس سیاسی جماعت کو بعد میں نازی پارٹی کا نام دیا گیا۔ اس پارٹی کا نشان سواسٹیکا رکھا گیا۔ یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہٹلر اور ان کی پارٹی کے اتحادیوں کی طرف سے مسلط کردہ ذلت آمیز شرائط کی مخالفت کر کے عوام میں مقبولیت حاصل کر لی۔ ہٹلر کا سیاسی نظریہ یہ تھا کہ وہ جرمنوں کی برتری پر یقین رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جرمن آریہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور آریہ نسل دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ آریہ نسل کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ باقی لوگوں پر حکومت کریں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے یورپ میں بکھرے ہوئے جرمنوں کو متحد کر کے ایک قوم بنایا جائے۔ یورپ کے وہ تمام علاقے جہاں جرمن آباد ہیں یا جہاں پہلی جنگ عظیم سے قبل جرمنوں کا قبضہ تھا، وہ سب سے بھی واپس لیے جائیں۔ اس طرح ایک گریٹر جرمنی بنایا جائے، ایک ایسی عظیم سلطنت قائم کی جائے جو 1000 برس تک قائم رہے، پھر پوری دنیا کو اسی سلطنت کے ماتحت کر دیا جائے۔ اس دوران ہٹلر نے یہ دیکھا کہ جرمنی کے ہمسایہ ملک اٹلی میں بونیٹو موسولینی نے انقلاب برپا کر دیا۔ موسولینی نے اپنی فوجی تنظیم بنائی تھی جس کے جوان بلیک شرٹس پہنتے تھے۔ ان کی مدد سے موسولینی نے اٹلی کی حکومت حاصل کر لی تھی۔ اٹلی کے انقلاب سے متاثر ہو کر ہٹلر نے بھی جرمنی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایس اے کے نام سے ایک فوجی تنظیم بنائی۔ اس کے کارکن براؤن شرٹس پہنتے تھے اور ہٹلر انہیں سٹارم ٹروپرز کہتے تھے، جس کا مطلب بنتا ہے طوفانی سپاہی۔ اس دوران 1923 میں فرانس اور بیلجیم کی فوجوں نے جرمن علاقے روہر پر قبضہ کر کے وہاں کوئلے کے ذخائر اور فولاد کی فیکٹریاں اپنے کنٹرول میں کر لی۔ اس کوئلے اور فولاد سے فرانس وہ رقم پوری کرنا چاہتا تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے زبردستی وصول کی جا رہی تھی۔ اس قبضے سے جرمنی کی آمدنی اور بھی کم ہو گئی۔ اس کی کرنسی کی ویلیو گرنے لگی۔ کرنسی کی کمی پوری کرنے کے لیے حکومت نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے۔ اس سے کرنسی اور بھی ڈی ویلیو ہو گئی۔ ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے بھی لوگوں کو چھکڑے بھر کر نوٹ لے جانا پڑ رہے تھے۔ جرمن کرنسی ردی کے برابر ہو گئی تھی۔ لوگ آتش دانوں میں لکڑیوں کی جگہ کرنسی کے نوٹ جلاتے تھے۔ بچے نوٹوں کی پتنگیں بنا کر اڑانے لگے۔ ان حالات میں ہٹلر نے انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیا۔ نومبر 1923 میں ہٹلر نے ایس اے کی مدد سے بغاوت کر دی۔ ہٹلر نے اپنے 1000 مسلح کارکنوں کے ساتھ جرمنی کے شہر میونخ پر قبضے کی کوشش کی، تاہم جرمن پولیس نے بغاوت ناکام بنا کر ہٹلر کو گرفتار کر لیا۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی سوانح حیات مائن کیمپ، جس کا اردو میں مطلب ہے میری جدوجہد، یہ کتاب لکھی۔ ہٹلر 9 ماہ تک جیل میں بند رہے۔ اس کے بعد سیاسی دباؤ کی وجہ سے حکومت نے باقی سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہٹلر کو بھی رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد ہٹلر کی مقبولیت پورے جرمنی میں پھیل گئی۔ جرمن قوم کا ایک بڑا طبقہ انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ بڑے بڑے دولت مند لوگ ان کی پارٹی کو فنڈز دینے لگے، جن میں امریکی کمپنی فورڈ بھی شامل تھی۔ 1932 کے الیکشنز میں ہٹلر کی نازی پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لی۔ جرمنی کے بوڑھے صدر ہنڈنبرگ ہٹلر کے عزائم کو خطرناک سمجھتے تھے۔ وہ انہیں جرمنی کا چانسلر یعنی وزیر اعظم بنانے کے خلاف تھے۔ انہوں نے بار بار الیکشنز کروائے، لیکن ہر بار ہٹلر کو اکثریت مل جاتی تھی۔ مجبوراً 23 جنوری 1933 کو ہٹلر کو چانسلر بنا دیا گیا۔ اگلے ماہ فروری میں ایک کمیونسٹ نے جرمن پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگا دی۔ ہٹلر نے اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر کمیونسٹ کو کچلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ ان اختیارات کی مدد سے انہوں نے ملک میں دیگر سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، ٹریڈ یونینز ختم کر دی، مخالف اخبارات بند کروا دیے اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلا ڈالی۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنی پارٹی میں موجود مخالفین کا بھی صفایا کر دیا۔ ہٹلر کے حکم پر 3 جون 1934 کی رات ہٹلر کے 400 مخالفین کو قتل کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں نازی پارٹی کے کئی لوگ بھی شامل تھے۔ اس رات کو نائٹ آف دی لانگ نائیورس کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی لمبے چاقوؤں کی رات۔ ہٹلر نے ایک خفیہ پولیس گسٹاپو کے نام سے قائم کی، جس نے ہٹلر کی سیاسی مخالفین کو پکڑنا اور ختم کرنا شروع کر دیا۔ 1934 میں صدر ہنڈنبرگ کے انتقال کے بعد ہٹلر جرمنی کے صدر بن گئے۔ ہٹلر نے حکومت سنبھال کر جرمن قوم میں ایک نئی روح پھونک دی اور ملک کو بہت ترقی دی۔
किसानों को कर्जे दिए, स्कूलों और अस्पतालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। उन्होंने गैर मुल्की ताकतों को तावाने जंग की रकम की अदायगी भी रोक दी। हिटलर के दबाव में आकर बरतानिया और आलमी ताकतों ने जर्मनी पर से फौजी पाबंदियां भी हटा ली। इन पाबंदियों के हटते ही हिटलर ने एक ताकतवर जर्मन फौज तैयार कर और जर्मन कौम को एक करने के अपने एजेंडे पर काम शुरू कर दिया। मार्च 1936 में हिटलर की फौज फ्रांस की सरहद के करीब राइनलैंड के इलाके में दाखिल हो गई और इस पर कब्जा कर लिया। ये इलाका आज भी जर्मनी का हिस्सा है। इसके बाद इटली की मदद से हिटलर ने ऑस्ट्रिया को भी अपने साथ मिला लिया। तीसरे मरहले में चेकोस्लोवाकिया के कई इलाके भी जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिए। कहते हैं कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सदर को इतनी धमकियां दी थी कि वो बेहोश हो गए थे। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों में इस पर काबिज हो गए। इसके जवाब में बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूं दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। इस जंग में हिटलर को शुरू में बहुत कामयाबियां मिली। वो फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, यूनान और सर्बिया पर भी काबिज हो गए। लेकिन 1940 में बरतानिया पर हमले का उनका मंसूबा नाकाम हो गया। उन्होंने ऑपरेशन सी लाइन के नाम से बरतानिया पर हमले का मंसूबा बनाया। इसके लिए जर्मन तैयारों ने लंदन पर बेशुमार हमले किए, लेकिन ब्रिटिश एयरफोर्स ने उन हमलों को नाकाम बना दिया। इसके बाद हिटलर ने 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से रूस पर हमला किया और एक मौका पर उनकी फौज मॉस्को तक पहुंच गई थी, लेकिन रूस की सख्त सर्दी ने उनकी फौज के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। 1943 में जर्मनों ने रूसी शहर स्टालिनग्राड में हथियार डाल दिए। यूं रूस पर हमला हिटलर को बहुत महंगा पड़ा। रूसियों ने उन पर जवाबी हमले शुरू कर दिए और बढ़ते बढ़ते बर्लिन तक पहुंच गए। इधर बरतानिया और अमेरिका ने फ्रांस पर हमला करके उसे जर्मनों से छीन लिया। फिर उनकी फौज जर्मनी में दाखिल हो गई। अप्रैल में रूसियों ने बर्लिन का मुहासरा कर लिया और इस पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। 30 अप्रैल को जब रूसी फौज हिटलर को गिरफ्तार करने के करीब थी तो हिटलर ने अपने बंकर में खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी से पहले उन्होंने अपनी महबूबा ईवा ब्राउन से शादी की, फिर अपनी फौजी वर्दी पहनी। ईवा ब्राउन ने साइनाइड कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली, जबकि हिटलर ने सर में गोली मारकर खुद को खत्म कर लिया। जर्मनों ने हिटलर की लाश को जलाने की कोशिश की, लेकिन ये जली हुई लाश रूसियों के हाथ लग गई। हिटलर के दांतों के रिकॉर्ड से ये कंफर्म हो गया ये हिटलर की लाश है। हिटलर की खोपड़ी आज भी महफूज है, लेकिन उनके बाकी जिस्म की राख रूसी एजेंसी KGB ने जर्मनी के एक दरिया में फेंक दी। हिटलर की मौत के बाद उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्होंने होलोकास्ट में 60 लाख से लेकर 90 लाख तक यहूदियों को कत्ल किया, लेकिन गैर जानिबदार माहिरीन ने आज तक इसकी तस्दीक नहीं की कि होलोकास्ट में इतने ही लोग मारे गए थे। फिर भी यूरोप में होलोकास्ट के बारे में सच बोलने या इसे गलत कहने पर पाबंदी है और लोगों को सजाएं दी जाती हैं। मगरबी प्रोपेगेंडे के माहिर हिटलर पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, उन्हें पागल और ज़हनी मरीज साबित करने की कोशिशें करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वो फ्यून का नशा करते थे, ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाते थे वगैरह वगैरह। लेकिन कोई शख्स नशा करके इतना ताकतवर और इतना बड़ा लीडर नहीं बन सकता, इसलिए इन इल्जामात में बज़ाहिर कोई सच्चाई नजर नहीं आती। आप इस हवाले से अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी मजीद वीडियोस के लिंक्स भी आखिर में मौजूद हैं, जरूर देखें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें, जिससे हम अपने चैनल को बेहतर बना सकें। हमारी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करें। शुक्रिया।